नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ओबीसी की एंट्री पर क्या होगा सियासी असर। बंगाल में चुनाव मई में है और ऐसे में चुनावी तपिश अभी से शुरू हो गई है। 10 साल से बंगाल पर एक छत्र राज कर रही ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ममता को मात देने की पहल में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत के साथ ही दीदी को बंगाल की सत्ता से बेदखल करने में लगी हुई है। वहीं ओवैसी अब मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी के मुलाकात के बाद बंगाल में सियासी पारा बढ़ गया है। ओवैसी बिहार की तरह अब बंगाल में भी मुस्लिम वोटरों के बल पर बंगाल की राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। इसके लिए वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिला रहे हैं। पीरजादा पहले ममता के समर्थन में थे, लेकिन अभी वो ममता के खिलाफ बयान देते रहते हैं, यानी ममता सियासी चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। ममता की पार्टी से लगातार मंत्री और नेता साथ छोड़ रहे हैं। आज फिर ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि क्या ममता के अपने साथ छोड़ते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों? क्या ओवैसी की एंट्री से बंगाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? क्या ममता का राह में ओवैसी रोड़ा अटका पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल अभी बजी नहीं है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने एंट्री कर ली है। बीजेपी की पूरी टीम ममता को कुर्सी से हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। बंगाल में कमल खिलाने के लिए मोदी की सेना अभी से ही मोर्चा पर डटी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेता लगातार बंगाल में कैंप किए हुए हैं। लगातार रोड शो हो रहा है। जनता के द्वार पर बीजेपी कार्यकर्ता दस्तक दे रहे हैं ताकि ममता को उसी के गढ़ में मात दे सकें। लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी अब ममता के किले को ढहाने में लगी है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव को ताज पहनने से दूर रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में एंट्री कर दीदी की रातों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी से परेशान दीदी को अब ओवैसी से भी जूझना होगा। ओवैसी बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ममता के बढ़ते कदम को जरूर रोक सकते हैं। जिस मुस्लिम वोट के बल पर ममता बंगाल में 10 सालों से राज करती आई है, अब ममता के लिए ओवैसी की एंट्री के बाद सियासी राह उतनी आसान नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अब एक बड़ा सियासी संकेत दिए हैं। मई महीने में होने वाली सियासी तपिश की गर्मी अभी से ही देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले अब्बास सिद्दीकी रविवार को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। बंगाल में MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में 31% वोटर्स मुस्लिम हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं, उसे इस मुस्लिम वोट बैंक का एक गेम चेंजर माना जाता है। लंबे वक्त से सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त से सिद्दीकी ममता के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी से उनका मिलना अहम माना जा रहा है। देशेर बाक स्वाधीनता কে কি বলছে না বলছে তার ব্যাপার। আমরা শাসক দলকে প্রস্তাব দিয়েছি যে আসুন আমরা একসাথে শাসক দলকে বলি। 38 वर्षीय अब्बास सिद्दीकी एक समय ममता बनर्जी के मुखर समर्थक थे, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्दीकी ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप मरते आए हैं। बंगाल के करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिद्दीकी ओवैसी की दोस्ती ममता के मंसूबों पर पानी फेरेगा? बंगाल में अब मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा? क्या बंगाल के मुसलमान ममता को छोड़ ओवैसी पर विश्वास करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट APN।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी तपिश अभी से ही देखी जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगा सके। उसी की कड़ी में अब ओवैसी ने भी एंट्री कर ली है। क्या ओवैसी ममता का खेल बिगाड़ेंगे? तमाम ऐसे पहलू है जिस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपक रस्तोगी जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। भास्कर घोष जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजमल खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सीधे दीप्तेश राय जी जुड़ गए हैं, जो कि TMC के समर्थक है। दीप्तेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त बहुत जल्दी जुड़ने वाली हैं दीपसिता धर जी, जो कि CPM की नेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे हम। लेकिन उससे पहले सबसे पहला यहाँ पर सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक सवाल यहाँ पर दीप्तेश राय जी आपसे है, क्योंकि अब एक तरफ बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है और लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि 200 प्लस सीटें बीजेपी जीतेगी बंगाल में, और अब ओवैसी की एंट्री, क्या ओवैसी TMC का खेल बिगाड़ पाएंगे? ये जो बंगाल का जो मिट्टी है, इधर ये स्वामी विवेकानंद का मिट्टी है, ये काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है, ये नेताजी का मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का मिट्टी है। ठीक है, इधर सांप्रदायिकता, कोई भी सांप्रदायिकता बंगाल का भी समर्थन नहीं करते, बंगाल का आदमी का भी समर्थन नहीं करते। ये इसका फ्यूचर, ये जो आप लोग बोल रहे हैं, ये जो शो कर रहे हैं, ये खाली मीडिया क्रिएटेड हाइप बन रहे हैं, और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आई एम रिपीटिंग दैट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो असाउद्दीन बेटी को आप लोग जो इतना उछा रहे बंगाल में, लेकिन आप बोलिए, आप उन लोग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप कहाँ पे है? आप डिस्ट्रिक्ट चुन के बोलिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा ब्लॉक में, कौन सा वार्ड में, कौन सा किधर, उन लोग का कुछ जैसे कौन सा संगठन है उन लोग का? अजमल खान जी, दीप्तेश जी कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल की मिट्टी है, यहाँ के लोग ओवैसी को ना जानते हैं, ना पसंद करते हैं, और ना ही वो चुनाव में जीतेंगे। जिस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है कि AIMIM भी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, तो ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ओवैसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। पहली बार वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, हमारा अस्तित्व मालूम हो जाएगा। अगर हमारा कोई अस्तित्व नहीं तो इनको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। इनके जो लोग भाग भाग के जा रहे हैं या इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनको इनके साथ रहना चाहिए। बेचैनी उनके यहाँ है ना, हमारे यहाँ कोई बेचैनी है नहीं। हम वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमारा क्या, पहली बार जा रहे हैं, हमारा क्या अस्तित्व है और क्या नहीं है, ये जब रिजल्ट आएगा तो मालूम हो जाएगा लोगों को। बिल्कुल, चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो ये सभी के सामने हो जाएगा। दीप्तेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, इनका कहना है कि एक के बाद एक जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो तो TMC को छोड़ के जा रहे हैं। क्या वाकई बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है TMC में? हाँ, सुनिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस, जो हम लोग, ये तृणमूल कांग्रेस अब जो नाम सुन रहे हैं जो पार्टी का, ये तृणमूल मतलब ही होता है ग्रास रूट, मतलब ये ग्रास रूट वर्कर्स का पार्टी है, ये कुछ नेता लोग का पार्टी नहीं है। तो कोई भी नेता चाहे आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो एक ही नेत्री है, एक ही नेता है, उसका नाम है, एक ही लीडर है, जो बंगाल का मस्त लीडर है, उसका नाम है ममता बनर्जी। तो ये लेके हम लोग और किसी को लेके कुछ चिंतित नहीं है। ये ग्रास रूट लेवल वर्कर्स का पार्टी है, ये ग्रास रूट लेवल आदमी का पार्टी है, ये गरीब का पार्टी है, किसान का पार्टी है, ये हर आदमी का पार्टी है बंगाल का। तो हम लोग इसको लेके कुछ चिंतित नहीं है, और हम ये चैलेंज करके हम बोलते हैं इधर, ठीक है, TMC, ठीक है दिलीप जी, अगर बीजेपी ने, एक मिनट, बीजेपी ने 100 क्रॉस कर पाया, अगर 100 क्रॉस पाए तो हम खुद भी पॉलिटिक्स हम छोड़ देंगे। ठीक है दीप्तेश जी, इनसे पूछिए कि इनका कितना नेता पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अगर इतना नेता पॉलिटिक्स छोड़ना शुरू कर दिया तो शायद लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में TMC का कोई नेता ही नहीं रहेगा। हर नेता कह रहे हैं कि हम तो ग्रास रूट वाले नेता हैं, हम तो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता हैं। कैसे 200 प्लस का नारा दे रही है बीजेपी कि हम 200 प्लस सीटें जीतेंगे? 2019 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन को थोड़ा याद दिलाते हैं हम। उस बार भी ये ग्रास रूट का ही पॉलिटिशियन थे, फिर भी ये 18 सीट हार चुके हैं एमपी इलेक्शन में। तो ये ग्रास ना इनके पास है ना रूट इनके पास है, ये अपरूटेड हो चुके हैं और इनके पास ग्रास बचा नहीं है कुछ। आज इनके पास हर रोज हजारों ग्रास रूट वर्कर भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, गिनना ही हम लोग भूल गए हैं। और अगर आप ग्रास रूट का ऊपर जाओ, रूट के तरफ जाओ, तो इनका जो डीप रूटेड नेता थे, मंत्री थे, MLA थे, वो भी आज
बीजेपी में भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्यों का जवाब मैं आज देता हूं। इनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स था, आज अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके करके इन लोग ने बंगाल को तबाह कर चुके हैं। आज जो असादुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या पीरजादा सिद्दीकी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके इन्होंने मुसलमान को कुछ दिया नहीं है। मुसलमान को इन्होंने यूज किया है, अपने वोट बैंक की तरह यूज किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि आज हम कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे नहीं, हम जो करेंगे वो डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स है, विकास की पॉलिटिक्स है। और इन्होंने अभी तक विनाश की पॉलिटिक्स, ये जो विनाश की जो पॉलिटिक्स इन्होंने खेली है, आज उन्हीं का लिए जवाबदेही करना पड़ रहा है उनको। न ग्रास है, न रूट है, न माँ है, न माटी है, न मानुष है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल इस बात को लेकर दीप्तेश जी की सभी चीजें हैं। आप कहते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं हमारे साथ हैं, लेकिन बावजूद इसके वो नेता और कार्यकर्ता, क्या वजह है कि उन्हें दूसरी पार्टी अब ज्यादा भाने लगी है, दूसरी पार्टियां ज्यादा अच्छी लगने लगी है हमारे पास? क्यों? देखिए हम देखे ये बीजेपी, ठीक है, ये मुकुल राय कौन था? ये मुकुल राय के बारे में जो बीजेपी ने प्रचार किया था, ये शारदा करना का, ये शारदा दीप्तेश जी, मुकुल राय 3 साल पुराना कहानी है। आप लक्ष्मीनारायण शुक्ला कहानी बताइए, शुभेंदु का कहानी बताइए, राजीव बनर्जी की कहानी बताइए। मुकुल राय 3 साल पहले छोड़ चुके हैं आपको। अरे आप लोग क्यों यूट्यूब 3 साल पहले छोड़ चुके हैं। आज बताइए, आपके पास से एक के बाद मंत्री, नेता, कॉमन वर्कर, एमएलए सब छोड़ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी असलियत पहचान हो गई है कि आप ना माँ के साथ माँ को सम्मान करते हैं, ना माटी आपके पास है, ना अभी मानुष भी छोड़ के चले जा रहे हैं आपके पास। लेकिन आंसर तो देने दीजिए, नहीं तो बोलेंगे कैसे? हमें आंसर तो देने दीजिए। चलिए, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे अजमल खान जी कि इतना ही आप लोगों को विश्वास है कि AIMIM पहली बार चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल में उतर रही है और बेहतर प्रदर्शन करेगी? बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र, उससे पहले तेलंगाना, ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आखिर जब इतना आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप लोग, तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की मुलाकात, इसके क्या मायने निकालें? क्यों जरूरत आन पड़ी? कोई जरूरत नहीं आन पड़ी, ये राजनीति है, राजनीति करने का अपना तरीका है। हम जिससे चाहेंगे, न सिर्फ बंगाल में, पूरे देश में जिससे चाहेंगे मुलाकात करेंगे। नहीं तो ये माने सर कि ये राजनीतिक मुलाकात थी, और क्या ये सियासी फायदे के लिए मुलाकात की गई, ये माने क्या? भाई ओवैसी साहब ने साफ कहा ना कि ये राजनीतिक मुलाकात है, उसके बाद भी कोई शंका या संदेह तो बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है अब्बास सिद्दीकी साहब डिसाइड करेंगे। उनसे तमाम लोगों ने सवाल किया ना कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा अभी शुरुआती बातचीत है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि अब्बास सिद्दीकी साहब डिसाइड करेंगे। तो राजनीतिक मुलाकात ही थी भाई, हम लोग राजनीतिक। दीपक रस्तोगी जी, सवाल इस बात को लेकर, जो हालात और जो स्थितियां हैं फिलहाल, क्या ममता सियासी चक्रव्यूह में घिरती हुई नजर आ रही है फिलहाल आपको? यहाँ मैं 2 बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो टोटल वोट का फर्क था भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में, 17 लाख का फर्क था। अगर हम सीटवार विश्लेषण न करें, टोटल फर्क तृणमूल कांग्रेस को 17 लाख वोट ज्यादा मिले थे। अब अच्छा, दूसरा फैक्टर इनका है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का। अब्बास सिद्दीकी ने ममता से 40 सीटें मांगी थी, जो ममता ने मना कर दिया। अब यह है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर बिखरता है तो फायदा सीधे सीधे हो जाएगा भाजपा को। जो ये 17 लाख वोट अगर मैनेज हो जाते हैं तो भाजपा को आगे आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो ओवैसी ने जाकर के सीधे कहा है कि अब्बास सिद्दीकी आगे रहेंगे, और अब्बास सिद्दीकी की देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है, वो महत्वाकांक्षा पिछले कुछ साल में खुल के सामने आई। वो लेफ्ट के भी साथ हुआ करते थे, तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट की एक अपना तरीका था किसी को आगे बढ़ाने का पॉलिटिकल उसमें, तो वो लेफ्ट के उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए थे। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ही सीमित रहे थे। ममता के समय में उनकी थोड़ी उछली और वो थोड़ा सा राजनीति के केंद्र में भी आए, नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के समय। अब जो है उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमको अब चुनाव उसमें आना है। 3-4 जिलों में उन्होंने जनसभाएं भी की हैं, उत्तर 24 परगना में किया है, हुगली में किया है एक आध, और उसमें खुल के वो बोल रहे हैं कि भाई हमको अपना हक लेना है हमको। लेकिन यहाँ देखिए कि जो CAA और NRC का मूवमेंट
रहा बंगाल में, बिल्कुल ममता ने विरोध किया। अब ममता का जो विरोध है वो वहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम जो वोटर्स हैं, उनमें क्या मैसेज जा रहा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तो जो बोल रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर पीरजादा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि इस मुलाकात के मायने तो अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावों में। इस पे मैं आपसे बात करूंगी। दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ दीपशिता धर जी जुड़ गई हैं और जो कि सीपीएम की नेता हैं। दीपशिता जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपशिता जी, सवाल इस बात को लेकर क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सियासी गणित भी लगातार किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस और आप लोगों में कहीं ना कहीं अभी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी जो माथापच्ची है लगातार जारी है। क्या ऐसा है क्या? जैसे जो सीट कौन किसको कितना सीट मिलेगा, कौन सीट में कौन लड़ेगा, वो मुझे लगता है वो बहुत बात की बात है। अगर हम एक चुनाव के अंदर जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण है वो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि जैसे सिद्दीकी आ गए हैं, एमआईएम के लीडर्स आ गए हैं, तो जो पोलराइजेशन, जो सांप्रदायिकता की बात वो कर रहे थे, पूरा जो चुनाव का मुद्दा है वो मुद्दा बीजेपी भी चाहते हैं और बाकी लोग भी चाहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान पे हो, हिंदू किसी को वोट करे और मुसलमान किसी को वोट करे। पर हम जो वामपंथी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी राज्य का, कोई भी देश का चुनाव हो, वो धर्म के आधार पे लड़ा जाए, वो जात के आधार पे लड़ा जाए। अगर 2021 में चुनाव होगा, उस चुनाव का मुद्दा रोजगार होगा, उस चुनाव का मुद्दा जो भ्रष्टाचार तृणमूल सरकार ने किया है उसके खिलाफ होगा, जो मुद्दा होगा। ये मुद्दे रहते हैं क्या दीपक रस्तोगी जी? जिस बात का जिक्र अभी दीपशिता धर जी कर रही हैं, क्या ये मुद्दे रहते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे हमेशा उभरते रहते हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की पॉलिटिक्स अब तक जो रही है, भाजपा के मैदान में आने से थोड़ी सी तस्वीर बदली है। वहाँ की राजनीति है, जो सत्ता में रहता है वो अपने विरोधियों को, विपक्ष को खत्म करने की योजना पर काम करता है। ये कोशिश लगातार जारी रहती है। इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में दरअसल बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे भी सियासी पारा भी अपने चरम पर है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर मेरा बीजेपी से है। सवाल इस बात पर, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अगर AIMIM विधानसभा चुनाव लड़ रही है तो सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है ममता बनर्जी को, लेकिन शिवसेना ने भी अपनी एंट्री मारने की बात कही है। इससे किसका नुकसान होगा, भास्कर जी? देखिए, पहले बात तो यह है कि दिलीप घोष जी, इनका जो बंगाल का अध्यक्ष भी है, साफ तौर पे बोल दिए हैं कि देखिए, इससे हम लोग विचलित है नहीं कि जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं वो इनसे भयभीत है। हम भयभीत है नहीं, हम अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं, हम विकास का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम हिंदुओं को मर्यादा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बंगाल के मर्यादा, बंगाल का जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो रहने लायक है नहीं, वो नहीं रहेंगे। अब इस हर देश का एक प्राथमिकता रहता है अपना नागरिक को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और वही सम्मान या सुरक्षा हम CAA के माध्यम से हम कर रहे थे। हमारे कोई हिंदू मुसलमान का कोई बैर नहीं है, लेकिन जो हिंदू यहाँ पे आना चाहिए था, जिसको सम्मान देने के बाद था, ट्रीटी में देने के बाद था, उनको मैं सम्मान दूंगा। और जो लोग यहाँ पे रहने लायक है नहीं, रहना नहीं चाहिए, उनको हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। तो इसमें हमारा हिंदू मुसलमान का कोई पोलराइजेशन यहाँ पे नहीं है। और हम आज के दिन में बंगाल का जो हालत है, बंगाल एक सबसे बड़ा टेररिस्ट का सबसे बड़ा स्वर्ग बन गया है, और वो टेररिस्ट का स्वर्ग जो बन गया है, ये स्टेट का स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्वर्ग बने हुए हैं। आज जो बम का फैक्ट्री बना हुआ है, आज जो वहां पे बंदूकें हैं, आज जो वहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस है, और वायलेंस पे जिस तरीके के आर्म्स एंड एमुनिशन यूज कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं। आज बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, जहां जहां हमारी सरकार है या हमारी चुनाव हो रहा है, चाहे हम जीते या हारे, कई जगह कोई भी अशांति, कोई भी वायलेंस का नामो निशान नहीं है। एक टाइम था जब बिहार वायलेंस का टॉप वायलेंस की जगह, और मतलब कम्युनल वायलेंस या इलेक्ट्रल वायलेंस सबसे ज्यादा था। आज बिहार इलेक्शन में आप बोलिए एक भी मौत हुई है? आज बंगाल में सिर्फ चुनाव का माहौल बना है, और हमारे 300 कार्यकर्ता मारे गए। अभी
भास्कर घोष जी कर रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि जो क्राइम है, जो वायलेंस है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों, आखिर क्या वजह इसके पीछे है? 10 साल से तो ममता बनर्जी की सरकार है, उससे पहले लेफ्ट की सरकार थी। हाँ, सुनिए ये जो भक्कर जी ने जो बोला है बीजेपी जितना सारा स्टेट है उधर कुछ वायलेंस नहीं है। हम तो फर्स्ट बोलेंगे यूपी में क्या है, हम लोग कुछ दिन आगे हथरास कर देखा हम लोग, उन लोग का स्टेट। अरे दीप्तेश जी मुद्दे पे आइए। मैंने प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस की बात क्या, वायलेंस नहीं है। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय मुद्दे का मत घुमाइए। अगर अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो किया, जूता फेंका गया, क्यों आपको लगता है कि टीएमसी नड्डा जी सेफ नहीं है, कैलाश जी सेफ नहीं है, दिलीप घोष सेफ नहीं है, हमारे कोई भी कार्यकर्ता सेफ नहीं है, तो ये वायलेंस क्या है? अभी तो सिर्फ चुनाव का कोई घोषणा भी नहीं हुआ, चुनाव का माहौल भी तैयार नहीं हुआ, उसी में देखिए वायलेंस में 300 कार्यकर्ता मारे गए, हमारे 1000 कार्यकर्ता जेल में बंद है। बोलने दीजिए इसका जवाब क्या है बताइए? हथरास करके चिल्लाइए मत। बोलने तो दीजिए। हाँ सुनिए, ये जो लोग हो रहे हैं, इतना हमला क्यों हो रहा है, उतना क्यों हो रहा है? देखिए फिर हमला कौन लोग किया, आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाए आप लोग। तो अरे कितना आइडेंटिफाई करेंगे आप? शुभेंदु का बोलने दीजिए। मिचिल में जो हमला हुआ उसका आइडेंटिफिकेशन क्या करें? जेपी नड्डा का आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए। आप कौन जेपी नड्डा के ऊपर इतना बड़ा पथराव किया था, उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है आज तक? एक भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। सुन लेते। हाँ देखिए, ये जो अगर जिन लोग को बाहरी वाला लोग जो बंगाल में आके बोल रहे रविंद्रनाथ का वो जो बात प्लेस को बदला दे रहे हैं, उन लोग रविंद्रनाथ को बदला दे रहे हैं। मतलब वो रविंद्रनाथ का वो जो कल्चर ट्रेडिशन, बंगाल का जो कल्चर नीति कुछ पता नहीं है उन लोग का। आपका 22 MP जब दिल्ली में आते हैं हम बाहरी कहते हैं, आपका 22 MP जब दिल्ली में आते हैं बाहरी कहते हैं हम, आपका MP जब बिहार में जाते हैं बाहरी कहते हैं। दीप्तेश जी सवाल इस बात को लेकर है, आपकी नियत, नीति, आपके कार्य करने की प्रणाली, सब कुछ इतनी सही है, एक के बाद एक नेता तमाम क्यों छोड़ते जा रहे हैं? टीएमसी क्यों छोड़ते जा रहे हैं बताइए? बोलेंगे आप लोगों से, अरे बाहरी तो बोलेंगे आप लोगों को, क्यों नहीं बोलेंगे? आप विद्यासागर का मूर्ति जब अमित शाह जब रैली से विद्यासागर का मूर्ति छूट जाता है, फिर उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ का बर्थ प्लेस आप लोग का जो लोग आ रहे हैं आज तक विद्यासागर मूर्ति का तोड़ने वाले का नाम सामने आया, कोई भी उन्होंने ठोस कदम लिया नहीं लिया। तो बार आप हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं और आप खुद करते हैं। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है आपसे है मेरा। बोलने दीजिए 1 मिनट, 1 मिनट बोलने दीजिए। जी 1 मिनट बोलने दीजिए। सुनिए, ये जो आप लोग बोल रहे हैं बीजेपी को इतना चढ़ाई उठाई करके जो लोग भी दिखा रहे हैं, हम एक ही बात बोलेंगे। जो लोग ये 2019 के इलेक्शन जब मोदी ने किया था, मोदी ने क्वेश्चन किया था मोदी वर्सेस हू, हम यही बोलेंगे बंगाल में ममता वर्सेस हू। एक फर्स्ट पॉइंट हम बोला ममता वर्सेस हू, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है दीपक जी कि जो ध्रुवीकरण की बात लगातार की जा रही है, ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, क्या नहीं लगता कि इससे ऊपर उठ के तमाम वो मुद्दे अहम होने चाहिए जो कि सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, बंगाल के लिए तो ये जरूरी है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे सामने आए। डेवलपमेंट का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के बहस होनी चाहिए। यहाँ मैं जब ये बात उठी है वायलेंस की, हिंसा की, राजनीतिक हिंसा की बात उठ रही है, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जिन्होंने हड्डियों का थैला लेके जो मिली थी अटल जी से, और उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को उठाया जाए। बंगाल में इतनी हत्याएं हो रही हैं, लाशें गाड़ी जा रही हैं, सीपीएम की सरकार, लेफ्ट फ्रंट की सरकार ये अत्याचार कर रही है। उस मुद्दे को उभारा गया और वो किसान का मुद्दा जुड़ा, और उसके बाद छोटे अंगड़िया के लेकर, छोटा अंगड़िया जी बिल्कुल, कितना बड़ा उन्होंने मुद्दा उठा दिया, उसी की अस्थियां लेकर के वो मिली थी। और भाजपा ने उस समय, केंद्र सरकार ने समर्थन किया था ममता को, एकदम वो काफी आगे बढ़ गई इस मुद्दे को लेकर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाजपा के नेता और तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उनसे कि आखिर ये पिछले 10 साल में ममता के राज में ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि आज फिर वो हिंसा का आरोप जो है ममता बनर्जी पर लग रहा है और भाजपा चुप रही पिछले 10 साल से। मैं जवाब देता हूँ। भाजपा, मैं एक ग्रासरूट लीडर हूँ, मैं कहता हूँ भाजपा कभी चुप नहीं रहा। आज पंचायत इलेक्शन में भाजपा के ऊपर जितना अटैक हुआ, 15,000 भाजपा का नॉमिनी जो है उसको फोर्सफुली विड्रॉ किया गया। आज मैं सारे 10 साल का अगर हिसाब गिना दूं तो 10,000 भाजपा के लोग जो है वो लिटरली
गांजा केस में, आर्म्स केस में, फॉल्स केस में उसको जेल में बंदी करके रख गया था। हर इलेक्शन चुनाव आता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव। 2014 विधानसभा चुनाव में देखिए भाजपा का कितना कार्यकर्ता को मारा गया, और ये भाजपा का बलिदान 2014 से चल रहा है और आज भी हम बलिदान दे रहे हैं। मैं आप सही कहा, अटल जी ने उस बार हमारे उनका पक्ष लेकर के भाजपा अपना पूरा जो समर्थन है वो ममता के पीछे कर दिया है, और इसके लिए देखिए एक के बाद एक केस में फंसता गया उनका नेता लखन सेठ लेकर सुशांत, तो सब लोग फंसता गया। और आज जो ममता के ऊपर हुई थी 10 साल पहले या 15 साल पहले, आज ममता उसी को फॉलो करके हमारे ऊपर कर रहे हैं, और हम इसका आज की स्थिति नहीं है ना, ये आज की स्थिति नहीं है। अगर 10 साल से हो रहा है। हाँ, ये आपने 10 साल से कैसे पहले से भी अगर आप देखें तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। वही आज की बात नहीं है, वही हम कह रहे हैं। जो सीपीएम ने किया था ममता के ऊपर, आज ममता वही कर रहा है। आज की स्थिति नहीं है दीपशिता जी, ये तो बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। हम यही कह रहे हैं कि जैसे भाजपा के जो नेता यहाँ पे कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में उनके इतने लोग मारे गए, किसने मारा? शुभांशु उसमें नहीं थे, मुकुल राय उसमें नहीं थे, शोभन देव उसमें नहीं थे। जो लोग आज बीजेपी का नेता बने हैं, मैं विनम्रता से कहता हूँ यही लोग जो आपके वहाँ पे मारे थे, वो हरमाद जो थे, आज ममता को ज्वाइन किए हैं। वो हरमाद माहिंद ये काम कर रहे हैं। बीजेपी हो गए। हम लोग कहते हैं हरमाद, वो हरमाद सीपीएम से लेकर ममता तक चली आई, और ममता उस हरमाद को यूज करके आज भाजपा को खत्म करने में तुली हुई थी। जनता उसका साथ छोड़ रही है, नेता उसका साथ छोड़ रही है। अहम सवाल है, एक सवाल इस बात को लेकर भास्कर जी, जिस बात का जिक्र अभी दीपशिता जी कर रही हैं कि ये जो नेता हैं जो पहले टीएमसी में थे, अगर आपके नेताओं को मारा गया, आपके विधायकों को मारा गया, आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, तो ये नेता भी तो पहले टीएमसी में थे, क्या इनका हाथ नहीं था क्या? देखिए, पहले बात तो ये जो नेता आज टीएमसी छोड़ के कि जब तक ये टीएमसी में है तब तक खराब है, भाजपा में आते ही एकदम दूध की धुले हो जाते हैं। मैं इस बात को एकदम सीधा उत्तर देता हूँ, ये नेता क्यों आ रहे हैं। इस हर नेता को आप आने के पहले बयान देख लीजिए। कॉमन फैक्टर जो है कि ये नेता प्रेशराइज्ड हो गए थे ममता का पूरा प्रेशर से कि इस बात को समर्थन करे। लोग अपनी दिल की आवाज, अपनी जो ये है अपना जो अंतरात्मा का आवाज सुन रहे हैं। आज लखीरतन शुक्ला क्या बोल रहे हैं, आप दिखाइए। आज शुभेंदु क्या बोल रहे हैं, दिखाइए। आज मुकुल राय क्या बोल रहे हैं, दिखाइए। उसी बात का तो आज जो टूट रहा है, ये कोई कारण नहीं है। जो ममता ने 10 साल से इनके ऊपर कंधे पे बंदूक रख के किया है, वो अपना कंधा देने के लिए आज इनकार कर रहे हैं। वो आज भाजपा में आ रहे हैं। लेकिन वो आज भाजपा में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई से बचना है। सीबीआई तृणमूल की हर नेता की 10 साल में सीबीआई से नहीं बचना था। 10 साल में सीबीआई से नहीं बचना था। इन सारे वीडियो आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो लालकृष्ण आडवाणी जी हेड करते हैं, जिनका ये मोरालिटी होता है कि अगर कोई भी एमपी, कोई भी उनका सांसद ऐसे भी किसी घूसखोरी, कोई भी ऐसे इमोरल काम में वो लिप्त हो, उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। इतना दिनों से आप इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, साधना की बात में बात करते हैं। दीपशिता जी, हमारे हर नेता, सर्वोच्च नेता बयान दे चुके हैं कि कोई अगर कोई क्रिमिनल एक्ट में पाया गया उसको संरक्षण हम नहीं देंगे। ये मोदी जी, अमित शाह जी, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष सबने बोला है। भाजपा का ये स्लोगन था, भाग मुकुल भाग। आज वो मुकुल राय आपका नेता है, आपका वो संपद है, वो आपका एसेट है। आपने कहा था शुभेंदु अधिकारी को आप मिदनापुर मतलब भगा देंगे, मिदनापुर से भगा देंगे। आज वो आपका मिदनापुर का कार्यकर्ता हो गया। तो ये झूठ का तो राजनीति है, ये जो फरेबता राजनीति है। एक तरफ सब आएंगे यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, आप कह रहे थे विकास की राजनीति कर रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? विकास की राजनीति आपने की है क्या? जेल के अंदर घुसाया जा रहा है। दीपशिता जी, विकास की राजनीति दीपशिता जी, 34 साल में आपने बंगाल को कंगाल कर दिया। विकास की राजनीति बंगाल को कंगाल कर दिया, इंडस्ट्री बंद करवा दिया आपने, एम्प्लॉयमेंट जीरो कर दिया आपने, आपके सारे बंगाल के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दिया आपने, और बंगाल एक टेररिस्ट का सबसे बड़ा हब बन गया। आपकी वक्त में हुआ है,
नरेंद्र मोदी जी की समय इसीलिए में हुआ है। आपको सबसे आज ज्यादा 3 बेरोजगारी से हमारे 4% समय हुआ, वोट आपके में ही समय हुआ है। संतुष्ट रहना अभी पड़ रहा है। पूरी विश्व आप के सोचिए इस अंदर बात को। आखिर ये स्थिति आई तो आई क्यों दीक्षिता जी, ये समझने की जरूरत है। दीक्षिता जी, लास्ट लोकसभा 48 इलेक्शन सीटों में पर आप आपके लोग वोट चुनाव परसेंटेज लड़ते कितना थे? हैं, जिसमें से 2016 में महज 26 सीटें ही अपने नाम कर पाते हैं अपने खाते में। आपसे ज्यादा कांग्रेस के पास चले जाती है और तमाम राजनीतिक पार्टी ले जाती है। आखिर 34 साल सत्ता पर शासन करने वाली पार्टी महज 26 सीटों पर सिमट के रह जाती है। सोचने वाली बात है। अगर विकास की ही आपने राजनीति की है, बेरोजगारी की आपने मुद्दे को उठाया है, आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और आपने उन तमाम मुद्दों को उठाया जो कि सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज ये स्थिति क्यों है, ये सोचने वाली बात है। एक छोटे सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं हम, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात दरअसल पश्चिम बंगाल की हो रही है। दीपक रस्तोगी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें या पश्चिम बंगाल को अगर हम देखें तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। चाहे AIMIM की बात करें या फिर TMC की बात करें, जिसका वोट बैंक ये कहा जाता था, वाम मोर्चा की तरफ से भी लगातार इसी की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर ये 31% जो वोट है ये जाएगा कहां? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक को वहां समझने के लिए आप इसको 31% वोट एज ए होल मत समझिए। आप इसको समझिए कि बंगाल में जो उर्दू भाषी मुसलमान हैं, जो बड़े ट्रेड और उस तरह के ट्रेड पर कब्जा है, और दूसरे ये बंगाली मुसलमान जो 90% है, 90% बंगाली मुसलमान है। ओवैसी की एंट्री हो रही है मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर के, लेकिन ओवैसी उर्दू भाषी मुसलमानों के बीच परिचित चेहरा है, लेकिन और बंगाली मुसलमानों में उनको घुसना है, इसलिए उन्होंने पीरजादा सिद्दीकी को पकड़ा है। ये एक सीधा सीधा सामने दिख रहा है। अब ये है कि पीरजादा सिद्दीकी उस 90% मुसलमानों को, गांव के इलाके के रहने वाले मुसलमानों को प्रभावित कर पाते हैं कि नहीं। प्रभावित कर लेंगे तो वो सिद्दीकी को फायदा पहुंचाएंगे। अच्छा, एक मैं बार बार जो कह रहा हूँ, CAA और NRC का जो मसला है, उसमें जो मुसलमान हैं, वो मुसलमानों के बीच एक आम धारणा है कि ममता हमारी संरक्षक हैं इन 2 अधिनियम को लेकर के। ओवैसी इस मुद्दे पर कैसे टैकल करेंगे मुस्लिम वोटर्स के बीच में, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। अजमल खान जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी दीपक रस्तोगी जी कर रहे थे। ये कितना बड़ा फैक्टर है? जो 2 बिंदु उन्होंने बताए हैं कि एक तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसे प्रभावित करना, और दूसरा जो एक आम धारणा बनी हुई है कि ममता बनर्जी हमारी संरक्षक है, उस धारणा को तोड़ना AIMIM के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और कैसे उस धारणा को तोड़ा जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही वोट देते हैं? 70% हिंदू वोटर हैं। 1914 का इलेक्शन देख लीजिए, 12% वोट पाने वाली बीजेपी 2019 के इलेक्शन में 39% वोट पाई। वो हिंदू लोग कौन थे? केवल ये बात करना मुसलमान को किसको वोट दे रहा है, हिंदू वोट बैंक को पूरा काट के आधा कर दिया बीजेपी ने 5 सालों में। उसमें न TMC कुछ कर पाई, न ममता जी की सारी डेवलपमेंट की पॉलिसी कुछ कर पाई। केवल एक दिक्कत होती है कि मुसलमान हो के मुसलमान की बात मत करो, इनके पीछे खड़े रहो, सब ठीक है। TMC के पीछे खड़े रहो, कम्युनिस्ट के पीछे खड़े रहो। नहीं, इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे जिस बात का जिक्र अभी दीपक जी कर रहे थे? अगर मुसलमान अपनी बात कर रहा, सुनिए, अगर बात सुन लीजिए ना, अगर मुसलमान लीडर अपनी बात कर रहा है तो सारी परेशानी है। हमने कब कहा कि हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? आज लोग इसको आते हैं ना, ये लोग जो हमारे मुखालफिन है, ये आते हैं हमें सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। सवाल ये है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सारी दिक्कत हो जाएगी, सारे वोट बैंक मुसलमानों को जाएंगे। हिंदुओं को वोट बैंक में आधा काट लेके बीजेपी, तब TMC कुछ नहीं कर पाई। ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है, ये यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपसे सवाल है मेरा भास्कर जी, कि इनकी मौजूदगी किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसका भला करेगी? देखिए, बीजेपी का भला करेगी? देखिए, भाजपा बहुत सही तरीके से अजमल खान साहब बोले कि भाजपा को जो 40% वोट मिला, आपको लगता है कि पूरा हिंदू वोट गया? आप अगर वोट का एनालिसिस करें, CPM और कांग्रेस जहां पे थे वहां 3 से 4% में आ गए। CPM और कांग्रेस का टोटल वोट जो वो भाजपा तक शिफ्ट हो गया है। उस वोट में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे CPM के साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के मुसलमान वोट नहीं है? हमारे भी मुसलमान वोट हैं। और आज ओवैसी साहब जो कह रहे हैं या सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं कि इतना दिन ममता बनर्जी अपने आप को मुसलमान को संरक्षक बोल के जो नाटक किया, ढोंग किया,
आज उसको खुलासा हो रहा है कि भाजपा के साथ अगर मुसलमान नहीं होते, यूपी में नहीं होते तो यूपी में 71 सीट नहीं मिलते, बिहार में नहीं होते तो इतना अच्छा हमारे रिजल्ट नहीं होते। तो ये जो एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आधार बता जा रहा है वो आधार ही गलत है। आधार ही गलत है तो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। आज भाजपा जो कहते हैं वो राष्ट्रवाद के पॉलिटिक्स करते हैं। हर मुसलमान जो राष्ट्रवाद का समर्थक है वो भाजपा के हैं। हर मुसलमान जो विकास का समर्थक है वो भाजपा के साथ है। हर मुसलमान जो गुड गवर्नेंस के साथ में है वो भाजपा के हैं। तो मुसलमान को ऐसा एक पोलराइज्ड आइडेंटिटी देना ही गलत है। और मैं इसको मूल्यांकन करके दिखाता हूं। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि वैसी साहब आ गए या सिद्दीकी साहब हाथ मिला लिए हैं और इसके लिए ममता का रात का नींद किस लिए उड़ रहा है? बिकॉज ममता नो एक्सपोज्ड होते जा रहे हैं। वो अभी देखिए, पहले वो जो हमारे मदरसा थे उनको उन्होंने 2,500 रुपया करके अनुदान देते। ठीक है दीप्तेश जी, आज देखिए ममता ने एक सेकंड आज ममता ने ब्राह्मण को भी दे रहे हैं। आज ममता सबको दे रहे हैं। तो जब ममता के ऊपर प्रेशर आ गई कि नहीं ये भाई ब्राह्मण को देखना है, हिंदू वोट बैंक देखना है, तो ममता आज वोट बैंक का ही ओनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है दीप्तेश जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी भास्कर घोषी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति तो की लेकिन भला नहीं किया ममता बनर्जी ने। अच्छा देखिए, उन लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, उन लोगों के पास अभी कुछ लीडर ही नहीं। ठीक है, सच हम यही बोलेंगे, उन लोगों के पास कुछ लीडर ही नहीं है। और आप जो उस टाइम एक क्वेश्चन हमको किया था, हम एक बोलेंगे उन लोगों के पास अभी लीडर तो नहीं है कुछ। और ये बाहरी लोग को लाने पड़े उन लोग को। देखिए कभी नड्डा गड्ढा फड्डा, कभी ये कैलाश विजय बढ़िया, लेकिन इन लोग आके बंगाल में आपको दीप्तेश जी, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होने के लिए 7 राज्य में अपना दाखिले कर चुके थे, लेकिन सिमट गए एक ही राज्य में। आपके भी बहुत मनसा थी कि नेशनल पार्टी होंगे, दिल्ली में जाके झंडा गाड़ेंगे। आप उनके बारे में कहिए। बाहरी तो आप होते हैं। अरे बाहरी मतलब कौन? आप बंगाल को जब बोले, आप अभी एक कुछ देर आगे बंगाल को बोले थे ये टेररिस्ट का हाथ बन गया। अगर आप लोग ये सब बात बोलेंगे तो बंगाल का हाथ आप लोगों को ऐसे ही। अरे दीप्तेश जी, हमने नहीं बोले, एनआईए जिसको पकड़ा है वो खुद बोले। बांग्लादेश से जो आपने टेररिस्ट को ला करके यहाँ पे बम का फैक्ट्री बना रहे थे वो बोले, हमने नहीं बोले। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पर किस तरह से क्राइम बढ़ा या फिर क्राइम हो रहा है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो, इसके जो आंकड़े हैं वो भी गवाह है। ये जाहिर तौर पे ये जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सच्चाई बताते हैं। आज कोयला से कहने और नहीं कहने से नहीं होता। गाय सब कुछ में देखिए पकड़ा जा रहा है सब। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ममता बनर्जी डर गई हैं? क्योंकि जो अभी हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह के उनके बयान निकल के सामने आ रहे हैं, अगर बीजेपी के लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं तो इससे आखिर ममता बनर्जी को क्या फर्क पड़ रहा है? तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर आखिर सवाल इस बात को लेकर ही कि आखिर इन दौरों से डर क्यों? एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल पश्चिम बंगाल की हो रही है। एक सवाल यहाँ पर अजमल खान जी आपसे है, क्योंकि देखिए आपने कहा विकास की राजनीति करेंगे, आपने कहा कि सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं होगी, हम तो हिंदुओं का भी वोट चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं? अभी देखिए वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे सारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। आपने देखा कि 2 सीट वाली बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके आज 303 सीटें हैं। बीजेपी के हमारे साथी कह रहे हैं कि हम बहुत विकास करेंगे और यहाँ बहुत हालत खराब है इकोनॉमिक तौर पे। पूरे हिंदुस्तान का 7 साल में कितना बड़ा कबाला किया है सबके सामने है। बीजेपी के हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे सबसे झूठे प्राइम मिनिस्टर, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्ड कह रहा है, भास्कर जी करके देख लीजिए। भास्कर जी, ये आरोप लगातार लगते हैं कि बीजेपी करती है ध्रुवीकरण की राजनीति। अगर ये पैमाना है तो हमको हमारा 40% वोट कैसे मिला? मुसलमानों के इकोनॉमिक 4% में हो सकता था। सब तरह से जिस तरह से पिछड़ापन आया है उसकी बात कौन करेगा? अगर हम सामने से खड़े होकर बात कर रहे हैं, 70 साल तक ये लोग आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक का गवर्नमेंट जब हुआ था, फजलुल हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट हुआ था, वो मिली जुली गवर्नमेंट हुई थी। तो भाजपा अगर ध्रुवीकरण राजनीति करती तो मुस्लिम लीग या फजलुल हक साहब जो था सेक्युलर थे, उनके साथ गवर्नमेंट तब नहीं बनाते हम।
तो ये हमारा भाजपा का टोटल आप लिगेसी देख लीजिए। हमने कभी ध्रुवीकरण का ऐसा जो ममता बनर्जी करे नंगा नाच कभी नहीं जो पॉलिटिक्स करिया। तो ये तो मेरा पूरा धरोहर है कि हमने सेकुलर पॉलिटिक्स किया, लेकिन हमें ऑलवेज एक तकमा दिया जा रहा है कि हम ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स करते हैं। तो 40% आप बताइए अजमल खान साहब, 40% जो है उसमें कोई मुसलमान वोट नहीं दिया हमें। आप सीना ठोक के कह सकते हैं हिंदुओं के पूरे वोट बैंक में छेद लगा लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, वोट बैंक हिंदुओं का है, पंडितों का है, ठाकुरों का। 41% जो तृणमूल को मिला था उसमें हिंदू 30% मुसलमान सिर्फ उन्हीं को वोट दिए हैं। 30% मुसलमान उन्हीं को वोट दिए हैं। थोड़ा आंकड़े में जाइए अजमल खान साहब, थोड़ा आंकड़े में जाइए, थोड़ा तथ्य में जाइए। आपकी जहां सीटें निकली है क्या वहां पे आपको हिंदुओं का वोट नहीं मिला क्या? ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपको विधानसभा वाइज हम बोल देंगे, वहां पे जहां पे हिंदू भी है वहां पे वोट मिला है उनका। तृणमूल जो 41% हुआ है उसमें 30% मुसलमान थे, 11% हिंदू था उनके हिसाब से। हालांकि वो नहीं है, हिंदू ज्यादा है वहां पे। तो मुसलमान का वोट कहां गया भैया? चले इन सब चीजों से ऊपर हटते हुए दीपशिता जी, सवाल इस बात को लेकर है, 34 साल तक आप लोगों ने सत्ता पर शासन किया, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बनी। सवाल इस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि हम अगर राजनीति करते हैं, हम उन मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं जो कि सीधे जनता के साथ जुड़े होते हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे तमाम मसले आपने गिनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 2016 के चुनावों में भी आप पे विश्वास नहीं किया, उससे पहले जो चुनाव थे उसमें जड़ से हटा दिया आप लोगों को, क्यों? और आखिर अब इस बार अगर जनता विश्वास करे आप पर तो क्यों करे? जैसे यहाँ पे 3 चीज बोलना है। एक तो अगर आप लोकसभा चुनाव का वहाँ का रिजल्ट देख रहे हैं तो लोकसभा में जैसे लोग वोट करते हैं उसी प्रकार से लोग विधानसभा में वोट नहीं करते। लोकसभा मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 2016 में विधानसभा चुनाव था। मैं 2016 की बात कर, 2019 की या 2014 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दीपशिता जी। नहीं, 2000 मैं आपको वही मैंने इसलिए बोला, मुझे 3 चीज कहना है। एक तो वो 2019 वाला बात था, उसमें अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि बीजेपी का एक फैलाव आने वाला है, बीजेपी वेव चलने वाला है, वो बहुत ज्यादा लोकसभा के लिए ही था, वो विधानसभा में उसका इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात, चाहे वो 2016 हो चाहे वो 2011 हो, 2011 में हमने ये माना था कि पिछले 10 साल में 34 साल की हमारी जो आखिरी जो वर्ष थे उसमें ऐसे कुछ काम हुए थे जिससे जनता को ऐसा लगा कि जो उनसे हमारी उम्मीदें थी वो उम्मीद पे हम खरा उतर नहीं पाए और वो हम अपना सर झुका के। नहीं तो अब अगर जनता आपको चुने तो छोटा अंगरिया, नंदीग्राम, लेकिन और उसी नंदीग्राम का जो हीरो है वो सब लोग आज आपके टीम में है, वो सब लोग आज बीजेपी का लीडर है। सुशांत घोष, कंकाल कांड, ये सब किसका कांड है? अगर ये सब आप बोलने जाएंगे तो वर्धमान ज्यादा कांड खोलेगा तो फिर हम तो ये बात ही नहीं करने साई बाड़ी का हत्या किसका कांड है? हम ये कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई थी वो गलती मानते हुए हमने कोशिश की है, हमारी तरफ से जितना हो सका है। कहीं कहीं पे गलतियां हुई है, लेकिन हमारी ये विश्वास है कि बंगाल के जो लोग हैं वो आपकी ये जो घिनौनी राजनीति है, ये हिंदू मुसलमान को बांटने की जो राजनीति है, लाभ जिहाद का जो राजनीति है और उसी के साथ साथ तृणमूल का जो भ्रष्टाचार है उस राजनीति को नहीं करेंगे। ठीक है दीपशिता जी, दीप्तेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि बीजेपी के नेताओं को कोई काम नहीं है, जब देखो बंगाल में आ जाते हैं, जब देखो बंगाल में आ जाते हैं, बंगाल में रैली करते हैं, बंगाल में चुनावी जनसभाएं करते हैं और हाल ही में उन्होंने एक रैली करने की इजाजत भी नहीं दी। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी सत्ता कहीं नहीं जाने वाली, आप लोगों को लगता है कि जनता आप पर इतना विश्वास करती है, या फिर आपको लगता है कि आपने 10 साल में इतने बेहतर काम कर दिए कि जनता कहीं नहीं जाएगी बल्कि एक बार फिर से टीएमसी पर ही कहीं ना कहीं वोट देगी और मोहर लगाएगी, तो फिर चाहे बीजेपी के तमाम नेता आए, पूरा का पूरा संगठन दिल्ली से उठकर पश्चिम बंगाल चले जाए, आपको डर क्यों, दिक्कत क्यों है आपको? देखिए हम लोग को तो दिक्कत का बात ही नहीं है। हम लोग क्या बोला आप हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको? हाँ देखिए, तो हम लोग का इधर डरने का कुछ बात ही नहीं है इधर। तो उन लोग जो आ रहे हैं उन लोग का नेता नहीं है कुछ बंगाल में, बंगाल में कुछ नेता नहीं है, तो बाहरी लोग काफी कोई नेता नहीं है। 18 सीटें लोकसभा में निकाली। लोकसभा इलेक्शन में योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरे देंगे, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, मोदी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा,
इतना डर क्यों? इतना डर क्यों दीप्तेश जी? हमारे हर रैली के ऊपर आपने अटैक किया, तब भी आपको 18 सीट गंवाना पड़ा। बोलने दीजिए, जल्दी से बात रखिए अपने। बोलने दीजिए हमको, हाँ बोलने दीजिए। हाँ देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो रैली का जो परमिशन देते हैं पुलिस देता है। हाँ हम लोग देखे पुलिस मंत्री कौन है दीप्तेश जी? पुलिस मंत्री कौन है? स्वयं ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, ये भी बताइए कैमरे के सामने। जिक्र कर रहे हैं, एक तो संगठन मजबूत नहीं है आप लोगों का, और दूसरी बात, अगर लोकसभा में आप लोगों को सीटें मिली है तो वो तो प्रधानमंत्री के नाम पे मिली है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। क्यों कैसे 200 प्लस? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2009 में क्या संगठन था तृणमूल के पास, 2011 में क्या संगठन था तृणमूल के पास। आप बताइए तृणमूल कैसे जीत गए? बात संगठन का नहीं है, बात दूसरे एक पार्टी के नेताओं को ला के जीतेंगे क्या? बात यह है कि जनता हमने नहीं लाए, वो खुद ममता को छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास। जनता हमारे साथ है। 2009 तृणमूल का क्या संगठन था बताइए? कितना नेता थे? पूरा कांग्रेस उठ के तृणमूल में आ गए हैं। तो इसको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तृणमूल उठ के अगर बीजेपी में आएगा तो बीजेपी जीतेगी क्या? एक बात, तृणमूल उठ के बीजेपी में नहीं आ रहा है, कांग्रेस उठ के तृणमूल में आ गए हैं। कांग्रेस तृणमूल एक साथ लड़े थे, प्री पोल पोस्ट पोल अलग हो गए थे, आपको याद है? नहीं तो ममता बनर्जी के कदम चिन्हों पर चल रही है क्या बीजेपी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज तृणमूल का नेता हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पीसी भाईपो, वो कह रहे हैं कि तोलाबाज भाईपो। ये क्यों कह रहे हैं? ये कह के उन लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा दीपक रस्तोगी जी, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। हमको बोलने नहीं दिया। दीप्तेश जी मैं आऊंगी आपके पास। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर कि माँ माटी और मानुष के नारे पर क्या लगता है जनता अब वोट देगी, या फिर सोनार बांग्ला, जिस बात का जिक्र अब बीजेपी कर रही है कि हम आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे, या फिर वो 34 साल का शासन जो कि जनता देख चुकी है? क्या लगता है कैसे ये चुनाव करेगी और जनता के लिए कितना मुश्किल? देखिए, बंगाल में पब्लिक जो है, बंगाल में मतदाता कभी भी धार्मिक झुकाव को लेकर के वोट नहीं करते हैं। इस चीज को वो डेवलपमेंट के इशू पर जाएंगे, वो रोजगार के इशू पर जा सकते हैं, और साथ ही वो ये देखेंगे कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। इसलिए ये जो मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, कोशिश चल रही है, वो भी मुश्किल होगी। या हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण, भाजपा के उभार को हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण माना जाता है, ये गलत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो सिग्नल है, उसको लेकर के वहाँ वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा वोट अलग होता है, क्योंकि अगर आप पिछले विधानसभा और लोकसभा का आंकड़ा देखिएगा तो बीजेपी का वोट परसेंट कम हुआ था, 17% और 10% हुआ था। तो इस विधानसभा में ये बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि लोकसभा चुनाव का आंकड़ा हम कैसे पकड़ के रखे, थाम के रखे। बिल्कुल चुनौती बहुत होगी, लेकिन इस चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा और कैसे इस चुनौती से पार पाया जाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।